नमस्कार एवरीवन, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार। और कल हम लोगों ने जो क्लास पढ़ा था फंडामेंटल राइट, और आज हम लोग पढ़ेंगे रीट। ठीक है, उसके बाद आगे क्लास में पढ़ेंगे डीपीएसपी। आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीट। रीट कितने प्रकार के होते हैं और वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आइए तो आप उसको बना सकें, आप उसको जान सके। तो चलिए फटाफट जानते हैं हम लोग रीट कौन कितने प्रकार के होते हैं। देखो रीट, WRIT, रीट। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रीट जारी करने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत है और हाई कोर्ट को 226 के तहत है। तो जो संविधान में मेंशन है वो जो है ना, 226 जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। 226 जो है ज़्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके सुप्रीम कोर्ट के पास केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रीट जारी करने का ताकत है, जबकि इसके पास फंडामेंटल राइट के अलावे भी जो कार्य हैं, ठीक है, उनको लेकर के ये रीट जारी कर सकती है, ताकि व्यवस्था बनी रहे और शासन प्रशासन में कानून व्यवस्था प्रबंधन का सारा रेगुलेशन बना रहे। इसीलिए ये 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है रीट जारी करने की ताकत, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। 226 जो होगा वो ज़्यादा एरिया तक फैला होगा इन कंपैरिजन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32। ओके, तो अब देखो दोस्त कि अब देखो कि रीट कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई। तो देखो ये याद रखो। एक है हैबियस कॉर्पस। क्या दोस्त? हैबियस कॉर्पस, मेंडामस। एक मिनट मेरे भाई, मैं इसे लिखता हूँ ताकि पूरा हो जाए। देखो, एक है हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सियोररी, CERTIORY, ओके, और क्यूवेरेंटो, QUOWARRANTO। देखो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। मेंडामस का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध या निषेध। क्यूवेरेंटो का मतलब होता है गारंटी। ओके, ये सर्सियोरी है। सर्सियोरी का मतलब उत्प्रेषण, और ये अधिकार परीक्षा। ओके माय डियर, देखो अब मैं इसको समझाता हूँ आपको कि इसमें है क्या क्या। ओके, देखो हैबियस कॉर्पस है ना, इसमें क्या है कि सार्वजनिक तथा निजी व्यक्ति इन दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है ये रीट। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए तो इस केस में न्यायालय रीट जारी कर सकती है, और ये जानने के लिए कि भाई उसका जो गिरफ्तारी हुई है वो कानून सम्मत है या नहीं, सही है या नहीं, गलत है क्या। अगर न्यायालय को लग जाए कि उस व्यक्ति के साथ कुछ ज्यादती हो रही है, उस समुदाय के साथ कुछ ज्यादती हो रही है, तो फिर ये वहाँ पर रीट जारी करके पूछताछ कर सकती है। ये दोनों, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सार्वजनिक क्षेत्र में हो, या निजी व्यक्ति हो, इन दोनों के लिए उपलब्ध है मेरे भाई। इस तो एक वर्ड याद रखना कि सशरीर उपस्थित होना। जब भी एग्जाम में आ जाए कि सशरीर उपस्थित होना कौन से रीट को बताता है। सशरीर उपस्थित होने का मतलब है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो याद रखना ये। देखो मेंडामस, इसमें क्या होता है? मेंडामस में ये अधिकारियों के खिलाफ जारी होता है। किनके खिलाफ? अधिकारियों के खिलाफ। अधिकारियों को ये न्यायालय जारी करती है। कौन जारी करती है दोस्त? न्यायालय। आप भी शॉर्ट में ऐसा लिखते चलो
ताकि आपका नोट्स बनता चले। अधिकारियों के खिलाफ जारी होती है, ये न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है ताकि ये जाना जा सके, ये आदेश दिया जा सके कि वो जो काम कर रहा है वो उसके जुरिस्डिक्शन क्षेत्र में है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जब भी ऐसा न्यायालय को शक हो जाए, ऐसा डाउट हो, तो वो ऐसा रीट जारी कर सकता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, सार्वजनिक व निजी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होना है। इसमें जो है किसी व्यक्ति के साथ गलत ना हो, इसके लिए उसे मौलिक अधिकार के तहत ये रीट एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्ध ये अवसर है ताकि उसके जीवन को सुरक्षा दिया जा सके। प्रतिषेध में क्या होता है, इसे हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है और ये बताता है कि जिन कामों में आपको मना किया जाए वो काम नहीं करना है। ठीक है, किसी भी काम को अपने जो काम है उसे अधीनस्थ न्यायालय के पास वो उसको रोक सकती है हाई कोर्ट कि इस काम में आप दखलंदाजी मत दीजिए, ये काम मैं कर लूँगा। तो ये क्या है, प्रतिषेध लगा लेता है। समझे आप? तो याद रखना कि प्रोहिबिशन का मतलब है कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रीट जारी करती है कि किसी भी कार्य को करना है या नहीं। मेनली निषेध रहता है तो नहीं करना है, आपको इन सभी काम में नहीं करना है, ये मैं देख लूँगा, अपर बॉस। समझ रहे हैं आप? उत्प्रेषण का मतलब होता है, यहाँ भी होता है कि हाई कोर्ट अपने जो अधीनस्थ न्यायालय है उसे पास जो पेंडिंग केस है उसको बोलता है कि भाई मेरे यहाँ उत्प्रेषण कर दो, ट्रांसमिट कर दो, बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मैं देखता हूँ इसे। समझे? तो ये कहता है कि तुम्हारे पास जो केस पेंडिंग है उसे मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। समझे आप? तो इसे ट्रांसफ़र करना होता है। देखो, क्यू वेरेंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। इसे न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ कि उसके द्वारा किए गए दावे सत्य हैं या नहीं। वो किसी ऑफिस में किसी बड़े पद पर बैठा हो तो वो जानने के लिए वो लीगल तरीके से बैठा है या गलत तरीके से बैठा है, इस बात को पूरा जानने के लिए ये क्यू वेरेंटो अधिकार परीक्षा ये पूरा रटा होना चाहिए, सब कुछ रटा होना चाहिए। न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है क्यू वेरेंटो किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ ये जानने के लिए कि उसके द्वारा किया गया वादे सत्य हैं या नहीं। अगर ये गलत पाया जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा। तो मैंने बताया आपको 5 रीट एकदम मैंडेटरी, याद ही कर लो आप। हैबियस कॉर्पस सशरीर उपस्थित होना, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। मैंडामस को हम आदेश देते हैं, ये हाई कोर्ट या अपर न्यायालय आदेश देती है अपने सार्वजनिक अधिकारियों को कि आपको कौन से काम करना है या नहीं करना है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। प्रतिषेध मतलब निषेध लगा दिया जाता है इसमें कि हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को आपको इस कार्य नहीं करना है। और सर्सियोरिक मतलब उत्प्रेषण होता है। प्रेषण का मतलब ट्रांसमिट कर दो, जो तुम्हारे पास है केस मुझे ट्रांसमिट कर दो, बॉस मैं हूँ, देख लूँगा। ठीक है, तो ये क्या है, पेंडिंग केस को बुलाता है ऐसा। क्यू वेरेंटो अधिकार परीक्षा है, ये न्यायालय द्वारा जारी किया था सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ कि उसके द्वारा किए गए वादे सत्य हैं या नहीं, वो किस आधार पर अपने पद पर बैठा हुआ है। ओके माय डियर, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं इसे इरेज करता हूँ। और लास्ट क्लास में छोटी सी 3 आर्टिकल बच गई थी, पता है क्या? मौलिक अधिकार का ये 3 आर्टिकल बच गया था। कौन कौन? 33, 34 और 35। 32 तक तो मौलिक अधिकार मैंने बताया था। देखो 33, 34 और ये 35 बच गया था ना। देखो ये सब क्या है ना, ये तीनों आर्टिकल जो मेंशन करता है वो मेंशन करता है कि संसद कभी भी कानून बना सकती है। कब? जब किसी क्षेत्र में मार्शल आर्ट लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो। समझ रहे हैं? मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है कि जब किसी भी क्षेत्र में इमरजेंसी लग जाए, अराजकता फैल जाए, बाह्य युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र युद्ध, पूरा क्लैश हो जाए उस एरिया,
वो क्षेत्र तो या फिर कोई राज्य, तो फिर उस कंडीशन में वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार हैं वो उल्लंघन होगा, उसमें बहुत सारे बैन लगाए जा सकते हैं। समझे, मौलिक अधिकार तो जानते हैं, आप कहेंगे नहीं मुझे तो ये स्वतंत्रता है, तो वहाँ पर आपको बैन लगाएगी। इस केस में संसद कानून बनाती है और यहाँ क्या है 33 में कि जो अधिकार मिलना चाहिए फौजियों को उसमें कटौती कर देती है सरकार कि भाई रुक जाओ। संसद जो होती है कानून बनाती है और कटौती कर दी जाती है, ताकि अगर फौजी भी कहने लगे कि हमारा भी मौलिक अधिकार है, तो उस क्राइसिस सिचुएशन में झेलेगा कौन? आपको इसीलिए तो रखा गया है कि आप इस सिचुएशन को झेलें। तो मौलिक अधिकार नागरिक तो वो भी है, लेकिन वहाँ समझौता करना पड़ता है। तो दोस्त मेनली आपको 32 तक ही पूछा जाएगा किसी भी आर्टिकल में, 1 से लेकर के 32 तक। और आगे क्लास में ना थोड़ा सा एक अच्छा क्लास लूँगा मैं, ताकि मैं आपको सारे आर्टिकल बताऊँगा कि कौन कहाँ पर है और कौन सा पूछा जा सकता है, आपको पार्ट वाइज बताऊँगा। ओके, थोड़ा शेड्यूल भी मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्त यहाँ फंडामेंटल्स क्लास शुरू किए थे हम लोग, और आगे जाके बहुत टिपिकल सिचुएशन को भी हैंडल करेंगे, सिलेबस को भी एंड करने का प्रयास करेंगे और टिपिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो 33 याद रखना मेरे भाई, फौजियों की मौलिक अधिकार है उस कंडीशन में कम हो सकती है। 34 में मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में होगा तो भाई फंडामेंटल राइट्स समझौता तो होगा ही, समझे आप। 35 संसद कानून बनाती है, और 36 से हम लोग DPSP चलेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे। तो मैं भाई आज छोटी सी क्लास, ऑल द बेस्ट।